मैं संजीव कुमार ओमेगा प्रो क्लासेस से बायोमोलिकुल का जो लास्ट कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक था वो बाकी था। आज हम उसको पूरा करते हैं। तो उसमें बाकी था आपको पॉलीसेकेराइड के बारे में। यानी कार्बोहाइड्रेट को हमने क्लासिफाई किया था चार ग्रुप में: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो जो यूनिट होता है कार्बोहाइड्रेट का वो होता है हेक्सोज। और हेक्सोज का मतलब हुआ कि कार्बन की संख्या जिसमें 6 है, बट जो फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो 3 है। 3 to 11 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो उसको मोनोसेक्राइड कहते हैं। बट यूनिट के रूप में अगर लें तो C6 को हम यूनिट मानते हैं। और अगर C6 into 2 कर दें तो वो डाइसेक्राइड है। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, एराबिनोज, एसिडोहेप्टुलोज, ये सब आता है मोनोसेक्राइड में। कॉमनली हम लोग ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में जानते हैं। और अगर दो मॉलिक्यूल हेक्सोज जुड़ेगा तो वो डाइसेक्राइड होता है, जिसमें चीनी की बात करते हैं, माल्टोज की बात करते हैं, दूध में जो चीनी होता है लैक्टोज उसकी बात करते हैं, इंसेक्ट में जो शुगर होता है टीहेलोज उसकी बात करते हैं, या प्लांट के पार्ट में जो शुगर होता है सेलोबायोज उसकी बात करते हैं। तो उसमें सी कार्बन की संख्या 12 होती है। और अगर कार्बन की संख्या 6 into 3 यानी 18 to 6 into C6 into 9 54 तक होगा तो उसको ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। तो ओलिगोसेक्राइड जो होता है वो यूनिक मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का, सेल मेम्ब्रेन के लेयर में पाया जाता है। वो ऐसे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने होते हैं यूकैरियोटिक, उसके उसके लिए वो आँख का काम करता है, यानी सेंसरी स्ट्रक्चर का काम करता है। यहाँ तक तो हम लोग पढ़े थे। अब हम आगे बढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड में। तो पॉलीसेकेराइड का मतलब अगर कार्बन की संख्या C6 into 10 to हो तो उसको हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। यानी इफ सेम मॉलिक्यूल ऑफ हेक्स मोनोसेकेराइड या उसका डेरिवेटिव, यानी इफ सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड पॉलीमर कंडेंस एंड बॉन्डेड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, देन इट इज कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। और उस पॉलीसेकेराइड को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। सेम मॉलिक्यूल अगर है तो होमोपॉलीसेकेराइड। अगर डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल मिल करके कार्बन की संख्या 60 से ज़्यादा होता है तब हम ये C62 इन्फिनिटिव तो उसको हम कहेंगे पॉलीसेकेराइड। अगर सेम है तो होमोपॉलीसेकेराइड। अगर अलग अलग मॉलिक्यूल से बना हुआ है तो हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है ये होमोपॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है। स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, इनुलिन है, सेलुलोज है, काइटिन है। अगर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च में क्या होता है कि अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है। अल्फा डी ग्लूकोज जो होता है वो मॉलिक्यूल जब पॉलीमराइज करता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा, और उसकी संख्या अगर 60 to 3000 होगा, और वो दो फॉर्म में होता है, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। यहाँ पे हम ये लिखे भी हैं एमाइलोपेक्टिन। तो उसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और दोनों मिलेगा तब वो बनाता है स्टार्च। एमाइलोज में क्या होता है 10 to 300 मॉलिक्यूल अल्फा डी ग्लूकोज होगा। एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है 300 to 3000 मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा एमाइलोज में सीधे सीधे जुड़ा होगा 1 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में, यानी ब्रांच नहीं होता है। लेकिन जैसे ही एमाइलोपेक्टिन आता है तो ब्रांच बनना शुरू होता है, और जब ब्रांच बनेगा तो वो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के रूप में चला आता है। और यहाँ पे देखिए जैसे ये वाला है, ये अगर इस तरह से जुड़ा हुआ है एक सर्किल को एक अल्फा डी ग्लूकोज कहेंगे। लेकिन जब ये 25 रेसिड्यू के बाद है तो ब्रांच हो जाता है। ब्रांच का मतलब वहाँ पे एक नया तरह का बॉन्ड बन जाता है 1 6, तब हम इसको एमाइलोपेक्टिन कहते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो एमाइलोज जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है और वो आयोडीन से रिएक्शन करता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो होता है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता और वो आयोडीन से रिएक्शन नहीं करता। तो दोनों का एक एक प्रॉपर्टी लेता है। स्टार्च जो होता है इनसॉल्युबल होता है, लेकिन वो रिएक्शन करता है आयोडीन के साथ, अपना कलर ब्लू कर लेता है। तो स्टार्च जो होता है रिजर्व फूड ऑफ प्लांट है। और हम लोग के शरीर में जो स्टेपल फूड के रूप में यूज होता है, चाहे सीड की बात करें या हम बात करें पोटैटो का, स्वीट पोटैटो का, या फ्रूट वगैरह कहीं पर भी, तो हम स्टार्च ही लेते हैं, हमारे शरीर में वो जमा होता है। हम बात करें ग्लाइकोजन का,
तो ग्लाइकोजन में क्या है कि वहाँ यहाँ 300 to 330,000 अल्फा डी ग्लूकोज पॉलीमर कंडेंस करेगा, और उसमें 114 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है और 16 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। तो ये और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो गया। तो हमारे शरीर में जो स्टार्च हमने खाया और उसको जिसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब हुआ, और एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे शरीर में या तो लीवर में या मसल्स में जमा हुआ, तो वो एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के रूप में जमा होता है, तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। इसीलिए इसको कहा जाता है एनिमल स्टार्च, एनिमल का रिजर्व फूड। आगे बढ़े हम और इसके बाद अगला मॉलिक्यूल है इनुलिन। हाँ, ग्लाइकोजन की बात क्या है, तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता और ना ही आयोडीन से रिएक्शन करता है जैसा कि स्टार्च था। इनुलिन की बात करें तो इनुलिन को कन्फ्यूजन होता है इंसुलिन से। इंसुलिन प्रोटीन होता है, जब इनुलिन इनुलिन कार्बोहाइड्रेट है। अभी जो जाड़े का मौसम है, तो इस समय एक फूल आता है डहेलिया, और डहेलिया के रूट में क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल जमा होता है और उसको हम कहते हैं इनुलिन। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं डहेलिया शुगर, यानी रूट में यह स्टोरेज फूड के रूप में होता है। तो इसमें एक इनुलिन में 30 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी फ्रक्टोज होता है, और वो जब जुड़ेगा तब एक मॉलिक्यूल बनेगा, उसको कहते हैं इनुलिन। तो ये कोल्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन जैसे ही हॉट वाटर में इसको हम मिलाएंगे तो सॉल्युबलाइज हो जाएगा। और ये जो होता है किडनी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको देखने के लिए इसका यूज करते हैं, इसके पाउडर को, यानी किडनी फंक्शन टेस्ट या ग्लोमेरुलस टेस्ट के रूप में इसका यूज किया जाता है। अगला होमोपोलीसेक्राइड में आता है सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में बात करें तो ये आपका जितना भी प्लांट है उसका उसका जो सेल वाल होता है वो बीटा डी ग्लूकोज का बना होता है। उसका पॉलीमर कंडेंस मॉलिक्यूल, यानी कि मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज पॉलीमर कंडेंस होता है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अगर, तो इसको हम कहते हैं सेलुलोज। ये मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है अर्थ का, क्योंकि प्लांट में ही होता है, ये प्लांट का एक खास कैरेक्टर है। तो इसका यूज क्या है, जितना भी हम लोग कपड़ा पहनते हैं वो सेलुलोज से बना हुआ होता है। जितने भी कैटल वगैरह हैं उनके फूड के लिए सेलुलोज की ज़रूरत है। उनके शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है मिथेनोजेंस, वो सेलुलोज नाम का एंजाइम रिलीज करता है, इसलिए वो उसको डाइजेस्ट करता है। इसके लिए उसमें एक खास चैम्बर होता है, उसको रूमिनेंट कहते हैं। इसके बाद हम बात करें इसका इसका यूज देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, प्लास्टिक में, ग्लास में और एक्सप्लोसिव में भी होता है, यानी जो विस्फोटक पदार्थ बनता है उसमें भी यूज होता है। इसके बाद हम बात करें काइटिन का। काइटिन जो होता है उसको हम एनिमल सेलुलोज कहते हैं। एनिमल सेलुलोज इसीलिए कहते हैं कि फंगस जो होता है हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, उसके उसके बॉडी में सेल वाल में पाया जाता है। और एनिमल फंगस सेलुलोज कहते हैं क्योंकि वो फंगस के सेल वाल में पाया जाता। और एनिमल सेलुलोज इसलिए कहते हैं कि एनिमल के बॉडी वाल में पाया जाता, हमारे जैसे एनिमल के नहीं, बल्कि वो जो अर्थ्रोपोडा होता है जो सबसे बड़ा फाइलम है, उसके बॉडी वाल, उसका जो बॉडी वाल होता है वो एक खास मॉलिक्यूल से बना होता है काइटिन का, इसलिए उसको हम कहते हैं एनिमल सेलुलोज। तो इसका जो यूनिट होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होता है। ये बना कैसे, तो देखिए ये बनता है अल्फा डी ग्लूकोज को रिएक्शन कराएंगे अगर हम एसिटिक एसिड से, तो वो बन जाएगा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। पहले तो वो रिएक्शन करेगा तो ग्लूकोसामाइन बनेगा, फिर उसके बाद रिएक्शन कराएंगे हम अगर अमोनिया से तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन बन जाएगा। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का पॉलीमर कंडेंसेशन होगा तो उससे बनता है काइटिन। अब हम बात करेंगे हेट्रोपोलीसेकेराइड का। हेट्रोपोलीसेकेराइड का मतलब एक ही मॉलिक्यूल नहीं, यानी अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज नहीं, हो सकता है दोनों हो सकता है उसके अलावा और कई हो। तो जब कई डिफरेंट टाइप का पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड आपस में फ्यूज करेगा और उसमें कार्बन की संख्या 10 से ज़्यादा है अप टू इन्फिनिटी, तो उसको हम कहते हैं हेट्रोपोलीसेकेराइड। तो हेट्रोपोलीसेकेराइड के लिए हमको देखना होगा कि मोनोसेकेराइड का कौन कौन सा डेरिवेटिव होता है। तो अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो यहाँ पे 12 डेरिवेटिव हमने लिखा है। पहला है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, दूसरा है अल्फा डी ग्लूकोसामाइन, अल्फा डी गैलेक्टोसामाइन, अल्फा एल गैलेक्टोज, एन सल्फोग्लूकोसामाइन, एन सल्फोग्लूकोसामाइन 6 सल्फेट, ग्लूक्रोनिक एसिड, ग्लैक्टोनिक एसिड, अल्फा डी ग्लूक्रोनेट 2 सल्फेट, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन 4 सल्फेट, एन एसिटाइल
ग्लूकासामाइन 6 सल्फेट। एक एक करके देखेंगे। देखिए, इट इज एमाइन डेरिवेटिव ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज है, यहाँ अमोनिया से रिएक्शन कराया, वाटर निकल गया, तब ये बन गया अल्फा डी ग्लूकोसामाइन। दूसरा है गैलेक्टोसामाइन, निश्चित रूप से गैलेक्टोज से बनेगा, 1 मॉलिक्यूल गैलेक्टोज है, इसी तरह से अमोनिया से रिएक्शन किया, वाटर रिलीज किया, बन गया अल्फा डी गैलेक्टोज। फिर हम बात करेंगे अल्फा एल गैलेक्टोज। अगर हम बात करेंगे आइसोमर का, तो ये अगर ओ एच ऊपर रहता है तो ये डी फॉर्म है, अगर ये नीचे चला आया तो एल फॉर्म है, तो इसका ये आइसोमेराइजेशन होता है, तो अल्फा डी गैलेक्टोज कन्वर्ट कर जाता है अल्फा एल गैलेक्टोज में। फिर हम बात करेंगे एन सल्फोग्लूकोसामाइन। तो एन सल्फोग्लूकोसामाइन यानी हम पहले देखे हैं कि ग्लूकोज का रिएक्शन कराया अमोनिया से तो ग्लूकोसामाइन बना। अब वहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 नंबर पर सल्फेट अगर जोड़ते हैं, देखिए NHSO4, तब इसको कहा जाता है एन सल्फोग्लूकोसामाइन। एन सल्फोग्लूकोसामाइन 6 सल्फेट। अभी जो एन सल्फोग्लूकोसामाइन था उसमें फिर से सल्फेट का रिएक्शन करवाएंगे तो 6 नंबर पर सल्फेट आकर के जुड़ेगा, तो इसको हम कहेंगे एन सल्फोग्लूकोसामाइन 6 सल्फेट। इसके बाद है ग्लूक्रोनिक एसिड। देखिए अल्फा डी ग्लूकोज है, अब यहाँ पे CH2OH को रिमूव करके यहाँ ऐड हो गया एसिड, यानी CH2OH अगर हट गया और यहाँ पे एसिड लग गया, तब इसको हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूक्रोनिक एसिड। और अगर गैलेक्टोज है और यहाँ पर C2OH रिमूव करके या रिप्लेस करके COOH आया, तो उसको हम अल्फा डी या अल्फा गैलेक्टोरोनिक एसिड कहते हैं। और इसी ग्लूक्रोनिक एसिड में अगर 2 नंबर पर सल्फेट जुड़ गया वाटर रिलीज करके, तब हम इसको कहते हैं अल्फा डी ग्लूक्रोनेट 2 सल्फेट। फिर एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। अब यहाँ पे देखिए, ये है एसिटामाइड, यानी एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस NH3। अगर इसमें रिएक्शन कराते हैं तो 1 मॉलिक्यूल वाटर अगर निकल गया तो CH3CONH2, तो इसको हम कहते हैं एसिटामाइड। देखिए CH3CONH2, इसका रिएक्शन अगर अल्फा डी गैलेक्टोज या अल्फा डी ग्लूकोज से करवाएंगे, तो अगर गैलेक्टोज से करवाएंगे तो एनेसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, अगर ग्लूकोज से करवाएंगे तो एनेसिटाइल ग्लूकोसामाइन बनेगा। फिर हम बात करें एनेसिटाइल ग्लूकोसामाइन या गैलेक्टोसामाइन जुड़ गया, 4 नंबर पर अगर यहाँ पे वाटर निकल रहा है और सल्फेट जुड़ रहा है 4 नंबर, तब इसको हम कहते हैं एनेसिटाइल ग्लूकोसामाइन 4 सल्फेट। देखिए यहाँ पे 4 नंबर पर सल्फेट जुड़ गया है, और ग्लूकोसामाइन में 6 नंबर पर यहाँ पर वो वाटर निकल गया और सल्फेट जुड़ गया, तो इसको कहते हैं एनेसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अब इतना सारा मोनोसेक्राइड के बारे में अगर हम लोग देख लिए, तो अब इसका प्रोडक्ट क्या है, हमको देखना यही था कि हेट्रोपोलीसेक्राइड में क्या क्या आता है। तो जैसे पहला मॉलिक्यूल है हेपरिन, दूसरा मॉलिक्यूल है कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, तीसरा मॉलिक्यूल है डरमेटन सल्फेट, चौथा मॉलिक्यूल है केराटिन सल्फेट, 5वां है हेलुरोनिक एसिड, छठा है म्यूसिलेज और 7वां है पेक्टिन। एक एक करके बात करेंगे। हमारे शरीर में अगर ब्लड है और ब्लड का मूवमेंट ना हो तो हमारा डेथ हो सकता है, यानी ब्लड को लगातार मूव कराने वाला जो मॉलिक्यूल होता है वो एंटीकोगुलेंट होता है, दैट इज हेपरिन। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और अगर किसी के शरीर में हेपरिन बन नहीं रहा है तो आर्टिफिशियली डॉक्टर या मेडिकल ऑफिसर उसको हेपरिन देता है टेबलेट के रूप में या जैसे दे। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल से बना होता है, अल्फा डी ग्लूकुरोनेट 2 सल्फेट एंड एन सल्फोग्लूकोसामाइन, और ये जुड़ा रहता है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। ठीक है। दूसरा बात करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 है सल्फेट है, यानी कि हमारा बोन तो हार्ड होता ही है, स्किन भी हार्ड होता है, हेयर भी होता है, लेकिन एक्स्ट्रा हार्डनेस देने के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। तो कॉन्ड्रोटिन सल्फेट जो होता है वो 2 मॉलिक्यूल से बना होता है, अल्फा डी ग्लूकुरोनिक एसिड एंड एनेसिटाइल ग्लाइकोसामाइन, और जुड़ा होता है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, तब एक हार्डनिंग सब्सटेंस बनता है जो कि बोन को, कार्टिलेज को एक्स्ट्रा हार्डनेस देता है, तो उसको कहते हैं कॉन्ड्रोटिन सल्फेट। स्किन में भी हार्डनिंग सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट के रूप में अगर होगा तो अल्फा आइडुरोनिक एसिड एंड एनेसिटाइल ग्लाइकोसामाइन 4 सल्फेट 1,3 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ेगा, तब एक हार्डनिंग कप सब्सटेंस यानी कि रिजिडिटी देने वाला सब्सटेंस बनेगा स्किन को। किसी का स्किन पतला होता है, किसी का मोटा। इट इज ड्यू टू कंटेनिंग एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल दैट इज डरमेटन सल्फेट। और हेयर की भी बात है, बहुत सारे का हेयर बहुत मुलायम होता है, बहुत सारे लोगों का हेयर बहुत हार्ड होता है, तो वो केराटिन सल्फेट एक्स्ट्रा होने के कारण होता है। ये भी 2 मॉलिक्यूल से बन करके होता है, वो अल्फा डी गैलेक्टोज एंड एनेसिटाइल ग्लूकोसामाइन 6 सल्फेट जुड़ा होता है
1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा। इसके बाद आए हाइलुरोनिक एसिड। हमारे शरीर में जो मूवमेंट होता है, चाहे मुंह आँख का हो, आँख के पलक का हो, या उंगली का हो, या घुटना का हो, या और भी जहाँ भी मूवमेंट है, जहाँ भी ज्वाइंट वगैरह है, वहाँ पे एक केमिकल रिलीज होता है, वो होता है हाइलुरोनिक एसिड। तो ये हम इसको नेचुरल, इसको हम कहते हैं नेचुरल रिजिड सब्सटेंस, इसको कहते हैं एंटीकोगुलेंट है, इसको कहा जाता है नेचुरल लुब्रिकेंट। यानी जैसे गाड़ी में ग्रीस वगैरह दे करके उसको हम ढीला करते हैं, हार्डनेस से बचाते हैं, तो ये बना होता है 1 अल्फा डी ग्लूकुरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकासामाइन के द्वारा, और जुड़ा होता है 1,3 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा। तो ये है आपका हाइलुरोनिक एसिड। कि अगर घुटने में ज़्यादा बन गया या कम बन गया तो वो गठिया जो होता है, अर्थराइटिस, वो उसका एक लक्षण है। इसके अलावा 2 सब्सटेंस है, म्यूसिलेज एंड पेक्टिन। ये भी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे माउथ में म्यूसिलेज है, प्लांट वगैरह में, भिंडी वगैरह में लसा पदार्थ होता है, म्यूसिलेज है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये स्लिमी सब्सटेंस है, और ये 2 तरह के मॉलिक्यूल का बना होता है, अल्फा डी गैलेक्टोज एंड अल्फा एल एंड अल्फा डी गैलेक्टोज, यानी 2 आइसोमर के जुड़ने से बनता है। उसके साथ 95% वाटर होगा, म्यूसिन प्रोटीन होगा साथ में, और वो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। पेक्टिन की बात करेंगे तो अल्फा डी ग्लैक्टोरोनिक एसिड ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ अगर जुड़ा है तो उसको कहते हैं पेक्टिन। ये मिडिल लैमेला में पाया जाता है। कैल्शियम जितना भी प्लांट है उसका जो फर्स्ट सेल वाल जो बनता है, उसका पहला पोर्शन होता है मिडिल लैमेला, और वो पेक्टिन के द्वारा बना होता है, और ये उसको थिकेनिंग सब्सटेंस बनाता है। यानी जूस वगैरह में जो गाढ़ापन लाता है, या जैम जेली वगैरह बनाने के लिए इसका यूज होता है। तो इतना हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा। तो शुरू से अगर आप अभी तक देखेंगे तो शुरुआत हमने किया था ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से, 4 में आए थे, इथरोज में आए थे, राइबोज डीऑक्सी राइबोज, आरएनए का शुगर होता है राइबोज, डीएनए का शुगर होता है डीऑक्सी राइबोज। फिर हम आ गए मोस्ट इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में ग्लूकोज फ्रक्टोज है। फिर आगे बढ़े तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में पाया जाता है, उसमें क्या होता है कि ओलिगोसेक्राइड वगैरह होता है, तो वो उसको विजन देता है, यानी अगल बगल में अगर फूड वगैरह है तो उसको ट्रैप करता है। उससे हम आगे बढ़े तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में आ गए, तो स्टार्च है, एनुलिन है, शुगर है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी केमिस्ट्री में भी इससे काफ़ी मार्क्स आता है, 12 क्लास में भी आएगा, नीट में भी आएगा, आईआईटी जेई वगैरह में भी आता है। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट का जितना भी पढ़े हैं उसका रिवीजन करते रहेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे प्रोटीन का।